नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एमपी की सियासत में भूचाल ला देने वाले बयान की। इंदौर के सांवेर से सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो सामने आया और सियासत में हड़कंप मच गया। बयान ही ऐसा था जिसमें साफ साफ सुनाई दे रहा है कि कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए आला कमान के निर्देश मिले थे, जिसके बाद सिंधिया की मदद से सरकार गिरा दी गई। बयान पर बवाल मचा तो सीएम ने ट्विटर पर लिख दिया कि पापियों का विनाश तो पुण्य का काम है, यही तो धर्म है। उधर कांग्रेस ने इसी धर्म पर सवाल खड़े कर दिए। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दो बड़े और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। नेतृत्व ने तय किया कि सरकार इंदौर में कार्यकर्ताओं के सामने दिया गया बयान पूरे देश में बवाल मचा देगा, ये शायद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोचा भी नहीं होगा। वायरल वीडियो में शिवराज ने कबूला कि आलाकमान के निर्देश पर और सिंधिया की मदद से सरकार बनाई गई। इसके बाद तो हर तरफ सवाल उठने लगे। बयान पर बवाल के बाद खुद सीएम शिवराज ने एक ट्वीट में लिखा, पापियों का नाश तो पुण्य का काम है। यानी उन्होंने वीडियो की सत्यता पर कोई सवाल खड़े नहीं किए। अब पार्टी के नेता सीएम के बयान को सही बताने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के पास बचा है क्या? ऑडियो वीडियो में चुनाव लड़ेगी क्या? इसके अलावा उनके पास बचा है क्या? सरकार तो हम कह रहे हैं ना, उनका घमंड से गिरी। हम लोग थे ना 22 के 22 लोग, हम तो अभी भी करें। उन्होंने कहा सड़क पर उतर जाओ किसानों के लिए, क्यों गिरी सरकार? मेरे से बेहतर आपको पता है। कांग्रेस ने सत्ता की भूख के लिए क्या क्या किया है, हाँ ठीक है, वो सब भी हम सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को तोड़ने का काम किसने किया? पहले प्रयास नारायण त्रिपाठी जी शरद कौल को तोड़ने का किसने किया? और इसलिए सरकार गिर गई। तो अब ये सारी बातें याद आ रही हैं। बयान आया तो कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर आड़े हाथों लिया और दावा किया कि उपचुनावों में जनता बीजेपी का हिसाब कर देगी। पूरा ऑपरेशन दिल्ली से हुआ है, पूरा पैसा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है। तो बात साफ है कि केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और नड्डा जी, भाजपा के अध्यक्ष, उनके सलाह मशवरा सहयोग और उनके पैसे से सरकार हमारी गिरी। चिल्ला चिल्ला के शिवराज चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव की कांग्रेस की सरकार अपने अंतर कलह से गिरी है, हमारा कोई दोष नहीं है। मैंने बार बार कहा कि यदि मध्य प्रदेश में झूठ बोलने की प्रतियोगिता हो तो नंबर पहला इनाम शिवराज चौहान को मिलेगा। यदि देश में झूठ बोलने की प्रतियोगिता हो, प्रथम इनाम नरेंद्र मोदी साहब को मिलेगा। अब सवाल ये है, क्या वाकई कांग्रेस सरकार अपने कर्मों से नहीं गिरी? सवाल ये है, उपचुनाव से पहले हुए इस बड़े खुलासे का नतीजों पर क्या असर पड़ेगा? क्या कांग्रेस इस खुलासे के जरिए जनता की सहानुभूति ले पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, अब जनता क्या फैसला करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सवाल बहुत सारे हैं और दो खास और बड़े मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व राज्यसभा सांसद, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पार्टी के सीनियर लीडर प्रभात झा जी हमारे साथ हैं, और इसके साथ साथ हमारे साथ राज्यसभा सांसद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा जी हमारे साथ हैं। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। और इसके साथ साथ हरीश दिवेकर जी, एसोसिएट एडिटर, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। विवेक जी, प्रभात जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल प्रभात जी आपसे। प्रभात जी, कुछ तो फर्क होगा सरकार अपने आप गिरने में, अपने कर्मों से गिरने में, या फिर सरकार गिराने में? देखिए, मैं बार बार आपको सुन रहा हूं। मैंने शिवराज जी का भी ऑडियो सुना, जिसको कथित ऑडियो कहा जा रहा है। क्या यह सत्य नहीं है? अब एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी हैं और आपके यहां दिलीप तिवारी जी हैं जी। क्या उनसे असाइनमेंट लिए बिना कोई काम कर लेंगे क्या आप? हम कोई भी निर्णय मध्य प्रदेश में मेजर सरकार बनाने की तरफ जाएंगे तो क्या केंद्र से हम चर्चा नहीं करेंगे? क्या देश के प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, पार्टी अध्यक्ष को नहीं बताएंगे? इसमें कौन सी नई बात हो गई? मुझे यह समझ में ही नहीं आ रहा कि किस चीज पर आप ये बात कह रहे हैं।
क्या उनकी सहमति के उनसे बिना बात किए यह निर्णय किया जाएगा? सिंधिया जी भाजपा में आ रहे हैं, उनके साथ इतने विधायक आ रहे हैं, क्या यह बात छुपी रहेगी, उनको नहीं बताना पड़ेगा? इतना बड़ा डिसीजन क्या शिवराज जी या अन्य हमारे नेतागण, ये सब नरोत्तम जी, नरेंद्र सिंह जी, जो कोई भाई, ये सब क्या ऐसे ही ले लेंगे? ये सामान्य प्रक्रिया है। अपने संगठन के प्रमुख से बात की ही जाती है, अपने संगठन के प्रमुख नेताओं से बात। आज आप मेरे पास आए तो हरीश दिवेकर जी ने कहा होगा आपको कि आप प्रभात झा को जरा जोड़िए, विवेक तनखा जी को जोड़िए। ये एक पद्धति है कार्य की, और इस पर इतना बवाल मचेगा कि शिवराज खुलासा और दिल्ली में ये और फला जगह ये, कौन देख रहा है, कौन समझ रहा है? जी, मैं इसी पर आपसे ये पूछना चाहता हूं, मुद्दा नहीं है, जो मेरा सवाल था कि कुछ तो फर्क होगा। एक मिनट आसिफ भाई जी, सुनिए, कोई है नहीं, सुनिए ना, मैं बात करता हूं, मैं आपकी बात सुनूंगा जी। कोई, अरे मैं फिर एक मिनट दे दीजिए जी, बोलिए। कोई ऐसी बात नहीं है जिससे बाबेला मचा। आपने मुझे बोला, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। सवाल क्या है कि कोई गंभीरता है क्या? आपने डिबेट में बुला लिया, मैं बैठा हूं, मैं जवाब भी दूंगा। सवाल क्या है कि ये एक अपने आप में परिपाटी है, परंपरा है कि अपने नेताओं से बातचीत करके ही कोई बड़ा निर्णय लिया जाता है। इसमें कोई नई बात है ही नहीं। और जिसको आप कहते हैं बम, क्या क्या कहने लगे, वीडियो बम, कौन सा बम, ऑडियो बम, मैं तो बम समझता ही नहीं हूं। और मैं जी, अभी तो सिर्फ वीडियो की बात चल रही है, वो जो ऑडियो बम वायरल हो रहा है, मुझे नहीं पता उसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। ग्वालियर चंबल से ही कैसा ऑडियो बम निकला है, प्रभात जी, अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात, नहीं मालूम तो आप भी एक बार को हैरान रह जाएंगे। खबर तो मिली गई होगी आपको, बताइए ना क्या है। अनीता जैन कांग्रेस की पूर्व नेता हैं, उन्होंने एक ऑडियो वायरल हो रहा है मध्य प्रदेश में, और अनीता जैन ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर अब से 1 घंटे पहले उन्होंने ये बयान दिया है, ये खुलासा किया है, ये माना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से जो उनकी फोन पर बातचीत वायरल हो रही है वो बातचीत बिल्कुल सही है। उन्होंने 50 लाख रुपए ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीए के कहने पर ग्वालियर के किसी अग्रवाल के यहां रखवाए थे, अशोकनगर की विधानसभा सीट पर टिकट लेने के लिए। पहली बात तो अनीता जी जैन हैं, अशोकनगर की सीट एससी सीट है, अनुसूचित जाति की है, यह अपने आप में ही गलत मामला है। मेरे को मध्य प्रदेश की 230 सीटों की हिस्ट्री मालूम है, किस प्रकृति की कौन सी सीट कैसी है। पहली बात देखिए, यही बात खुल गई। अनीता जैन जी अगर शेड्यूल कास्ट जैन होते हैं तो मुझे पता नहीं, जैन तो वैश्य समाज से आते हैं, और उस सीट को अशोकनगर पर अभी जो लड़ रहे हैं वो भी अनुसूचित जाति के थे, और हमारी पार्टी से भी अनुसूचित जाति के लड़ रहे थे। पहली बात तो यही खारिज होती है। बात रही अभी क्यों कह रही हैं, जब सिंधिया जी कांग्रेस में तब क्यों नहीं कहा उन्होंने? क्या उनकी 50 लाख देने की हैसियत भी है कि नहीं है, ये तो पता करना पड़ेगा। कुछ भी आरोप लगा देना, अब आप कोई मुझसे कह दे प्रभात जी को मैंने, ये कोई मतलब है क्या? बिना आधार के कोई बात करना। मैं फिर कहता हूं, पत्रकारिता के जीवन में जब मैं मुंबई में पढ़ता था तो कहा जाता था इंफॉर्मेशन इज ए सोर्स, लेट्स यू कंफर्म इट, कंफर्मेशन इज ए न्यूज। जी, एक मिनट, हरीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बात करना, मैं प्रभात जी का जवाब देना चाहता हूं। मैं प्रभात जी, मैं पहले आपकी बात को बोल दूं कि प्रभात जी जो बोल रहे हैं कि अनीता जैन बिल्कुल स्वर्ण समाज से हैं, बिल्कुल सही बात है, पर उनके बेटे ने लव मैरिज की है, उनकी बहू आशा दोहरे हैं जो ऐसी समाज से हैं, और उन्होंने अपने वीडियो में, ऑडियो में भी कहा है, उन्होंने जी मीडिया से बातचीत में भी कहा, उन्होंने अपने बहू के लिए टिकट मांगा था। और जिस समय जब उनकी बातचीत हो रही है कथित ऑडियो में, जो सिंधिया जी बात कर रहे हैं, उन्होंने भी खंडन नहीं किया 50 लाख रुपए का। तो इसको इतनी जल्दी इतने तर्क के साथ खारिज कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि प्रभात जी एक बार ऑडियो सुन लेंगे तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और जहां तक बात है कि वो अनीता जैन जी की, बिल्कुल आपका कहना सही है, एससी सीट है, उन्होंने अपनी बहू के लिए टिकट मांगा था, बहू का नाम है आशा दोहरे, जो उन्होंने लव मैरिज की उनके बेटे ने। तो यहाँ पर वो बात, इसके लिए शायद आपने भी ऑडियो सुना नहीं है, इसलिए आपने ये तर्क दिया, आपकी जानकारी में नहीं होगा मामला, इसलिए हम साफ कर दे रहे हैं कि मामला एससी सीट का ही है और आशा दोहरे एससी समाज से। जी, मैं प्रभात जी इस पर आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले विवेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी, प्रभात जी 1 मिनट सर, विवेक जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी मैं एक सवाल ले लूं सर, फिर मैं उसके बाद आपके पास आता हूं। विवेक जी, आपसे मेरा सीधा सवाल, जो प्रभात जी बार बार जिस बात पर जोर दे रहे हैं कि इसमें अब ऐसा नया क्या है या इसमें इतना गंभीर क्या है,
सरकार आपकी गिर चुकी है, अब सरकार गिरी या गिराई गई? वाकई जनता के सामने उपचुनाव से पहले इस बात का फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? क्या यह की फैक्टर होगा आपका चुनाव प्रचार के लिए उपचुनावों से पहले या नहीं होगा? देखिए, ये जो खुलासा हुआ है इसकी गंभीरता कुछ अलग प्रकार की है। गंभीरता है प्रजातंत्र की, एक सवाल उठता है प्रजातंत्र पे कि क्या हम किस प्रकार का प्रजातंत्र चाहते हैं। मुझे पता है कि जिस प्रकार से इन लोगों को बंधक बना के एक प्रकार से दिल्ली से बैंगलोर ले गए, बैंगलोर में इनसे कोई मिल नहीं सकता था, इनसे कोई बात नहीं कर सकता था, इनके टेलीफोन ले लिए गए थे, कांग्रेस के लीडर्स उनसे मिलना चाहते थे तो उनको मिलने नहीं दिया, दिग्विजय सिंह जी वहां अनशन तक में बैठे थे और उसके बाद उनको असेंबली तक वापस आने नहीं दिया। तो जो ये तरीका अख्तियार किया गया था, ये तरीका गलत था। और मैं तो एक ही प्रश्न अपने आप से पूछता हूं, प्रभात जी से तो मैं पूछूंगा नहीं, बट मैं अपने आप से पूछता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी अगर प्रधानमंत्री होते तो क्या वो इस प्रकार की घटना को अंजाम देते? क्या वो इसको ब्लेसिंग देते? मुझे नहीं लगता वो कभी कर सकते थे। अटल बिहारी जी क्या, नरसिम्हा राव जी नहीं करते, मनमोहन सिंह जी नहीं करते, देवी गौंडा जी नहीं करते, कोई नहीं करता, गुजराल साहब नहीं करते, क्योंकि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर का पद एक आइकॉनिक पद होता है देश में। आप किसी प्रजातंत्र में और एक फेडरेशन में किसी गवर्नमेंट को गिराने के लिए आप इस प्रकार से निश्चय नहीं कर सकते। गवर्नमेंट्स गिरती हैं खुद अपने वेट से। अगर लोग डिफेक्ट करते किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी, क्योंकि मैं आपको यहां रोक रहा हूं, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल ये, कांग्रेस के जितने कानूनी आंदोलन, कानूनी कोशिशें हैं, उनके जो लीडर्स रहते हैं, उनको जो लीड करते हैं, उनमें से आप बहुत अहम नाम, क्या इस खुलासे के बाद अब इस केस को कानूनी चौखट तक ले जाने की शुरुआत होने वाली है? होने वाली है तो कब? देखिए, आज हम ये बात टीवी पे बैठ के नहीं बोल सकते हैं कि हम कब स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस कोर्ट में जाने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे फैक्ट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। अभी हमारे पास एक फैक्ट क्लियरली आया है कि ये जो पूरा जो गवर्नमेंट गिराई गई थी, ये सेंटर से प्रेरित गिराई गई थी, सेंट्रल लीडरशिप की प्रेरणा से गिरी थी। अब ये तो पक्का हो गया कि जो लोग वहाँ उनके साथ बैंगलोर में थे और जिनको असेंबली के सेशन तक वापस नहीं लाया गया, जिनके त्यागपत्र भी आप देखिए बीजेपी की लीडर्स ने दिए थे, उन्होंने खुद नहीं दिए थे, ये क्या इस प्रजातंत्र को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या ये बीजेपी की नैतिकता का ये प्रतीक है? क्या बीजेपी इस प्रकार से देश को चलाना चाहती है? क्या हम एक मुगल सल्तनत है कि हम एक स्टेट जीतेंगे फिर दूसरे स्टेट जीतेंगे और किस तरह से मेजॉरिटी को माइनॉरिटी कर दे, माइनॉरिटी को मेजॉरिटी कर दे? सब ये एक्सेप्टेबल। विवेक जी ने कम से कम अभी तक इनकार नहीं किया है कि वो इसे कानूनी चौखट पर लेकर नहीं जाएंगे, दस्तक नहीं देंगे कानून पर। मैं समझ गया इस पर। विवेक जी मैं आपके पास लौट रहा हूं, प्रभात जी मैं आपके पास भी लौट रहा हूं। लेकिन हरीश जी, प्रभात जी ने जो बात कही कि अगर मुझे कोई असाइनमेंट मिला है तो क्या मैं वो दिलीप जी से या हरीश जी से बिना पूछे करूंगा? मैं आपसे सवाल उसी अंदाज में पूछता हूं हरीश जी। सवाल मेरा ये कि अगर मैं ये डिबेट कर रहा हूं तो ये या तो आप मुझे कहिए, दिलीप जी मुझे कहेंगे कि ये डिबेट करिए और मैं करूंगा, या फिर मैं यहां से किसी के पत्ते काटूं, किसी एंकर को साइड कर दूं और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि नहीं ये डिबेट मैं कर रहा हूं और फिर आप मुझे कहें कि आप डिबेट करिए। दोनों बातों में कुछ तो फर्क होगा। आसिफ, प्रभात जी के बारे में बताएंगे। प्रभात जी नेता बाद में बने, पहले पत्रकार थे, मैं जानता हूं। वो शब्दों से अच्छा खेलना जानते हैं और उन्होंने वही काम किया, शब्दों से अच्छा खेला। दूसरी बात, ये बात जो प्रभात जी बोल रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व तो पता था, तो लेकिन अगर ऐसा था तो पहले से ये बोल रहे थे कांग्रेस अंतर्कलह से गिरी है और कांग्रेस अपने बोझ से गिरी है। केंद्रीय नेतृत्व को पता ही नहीं था, ये इस बात को बार बार ढोल बजाया गया। मतलब ये शिवराज जी बोलते रहे, नरोत्तम जी बोलते रहे, गोपाल भार्गव जी बोलते रहे कि हमारा कोई दोष नहीं है, कांग्रेस अपने आप गिरी है। लेकिन जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें यह कहा गया केंद्रीय नेतृत्व तय कर लिया कि सरकार गिरानी है, उसके बाद सरकार गिराई गई। मतलब
चलती हुई जनमत की सरकार को, मैंडेट वाली सरकार को, इसका जो भावार्थ निकाले वो ये लगा रहे हैं कि जनमत की सरकार को गिराया गया। जनता ने जिनको 5 साल का मैंडेट दिया गया था, केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर लिया इसलिए गिरा दिया। मतलब केंद्रीय नेतृत्व ने अगर तय कर लिया कि हमें सरकार बनानी तो बना लो, चाहे जनता ने आपको मैंडेट दिया हो चाहे नहीं दिया हो, ये भावार्थ निकलते हैं। ये ऑडियो का जो पूरा सार है वो यही बोलता है। और प्रभात जी इसको अलग तरह से बात को प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका कहना है कि असाइनमेंट मिला होगा तो बात करके कहा गया होगा और तय करके करा गया होगा, लेकिन इसका मतलब साफ तौर पे ये बात मान रहे हैं, इसका मतलब प्रभात जी कि सरकार गिराने की बात को वो भी सहमत हैं कि सरकार को गिराया गया है, कांग्रेस अपने बल से नहीं गिरी है, और उसके लिए जो साम दाम दंड भेद है उसके लिए भी वो सारे रास्ते अपनाए होंगे। शायद प्रभात जी इस बात को आगे बता पाएंगे, क्या इस बात को वो इंडोर्स करते हैं? क्योंकि उनका कहना है कि जो भी बात होगी, जैसा उन्होंने हमारा उदाहरण दिया कि मेरे को या दिलीप तिवारी सर जी को, सर का नाम लिया कि उनके कहने के बाद ही होगा, ऐसा किसी एंकर को निकाले, हम नहीं निकाल सकते। तो वो जो बोलना चाह रहे हैं वो इसका बेहतर तरीके से बता पाएंगे। हालांकि वो जैसा मैंने पहले बताया कि शब्दों से अच्छा खेलते हैं और अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से रखते हैं, तो वो बात को घुमाएंगे और देखते हैं प्रभात जी क्या कहना चाह रहे हैं। प्रभात जी से पूछ लेते हैं। प्रभात जी सीनियर पत्रकार रहे हैं, पत्रकारिता हम भी अभी सीख रहे हैं, उस पर प्रभात जी के शब्दों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज इस डिबेट में। लेकिन प्रभात जी आपसे मैं एक सवाल यहां और जरूर पूछना चाहूंगा। कांग्रेस में जब तक थे तब तक ठेस लग रही थी, लेकिन बीजेपी में आपकी राज्यसभा सीट खाली हुई, उस पर उन्हें प्राथमिकता दी गई, अपने 22 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और कांग्रेस अपने कर्मों से गिर गई। मुझे बताइए, क्या दरवाजा खटखटाने भारतीय जनता पार्टी के लोग गए थे क्या? ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी में आना चाह रहे थे, हमारी विचारधारा से जुड़ना चाह रहे थे। वीडियो में कहा एक मिनट सुनिए पूरी बात। सिलावट की सुनिए, मदद के बिना नहीं हो पाता। नहीं सुनिए ना मेरी बात पूरी, आप पूरी बात सुनिए, मैं आपका प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। अगर मेरी पार्टी में कोई विरोधी पार्टी का व्यक्ति आता है तो क्या मैं मना कर दूंगा उसको? क्या ऐसी स्थिति बीजेपी के लोग जाते तो कमलनाथ जी ने शुरुआत की थी जी। विवेक तनखा जी मेरे मित्र हैं, बहुत जानकार हैं, ज्ञाता हैं, कानून के जानकार हैं। शरद कौल कौन सी पार्टी के थे मुझे बताइए? नारायण त्रिपाठी जी मेरी पार्टी के नहीं थे? अपने बगल से बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या मैसेज दिया था आपने? और बार बार क्या कह रहे थे सज्जन वर्मा जी और अन्य नेतागण, जीतू पटवारी जी, कि हम तो 14-15 को खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, आ जाएंगे, टूट जाएंगे, क्या क्या बोल रहे थे। सवाल यह है कि हम कुछ बोल नहीं रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हम भाजपा में अपने समर्थकों के साथ आना चाहते हैं। मैं बार बार कल से कह रहा हूं कि हम राजनीति में सरकार के माध्यम से सेवा करने का अनुकूलता चाहते हैं, सेवा करने की, और अनुकूलता मिली कि सरकार बनाना है, और बनाना है तो आए। केंद्र से बात की गई कि ऐसे ऐसे ज्योतिरादित्य जी कह रहे हैं, केंद्र ने कहा ठीक है आगे बढ़िए, इसमें क्या दिक्कत है? हम तो नहीं गए थे। अगर कोई हमें यह कहे कि तो हमको क्या बाबा जी है क्या? हम रुद्राक्ष की माला थोड़ी फेरते हैं। अगर कोई आ रहा है तो उनको लेकर सरकार बननी तो बनाई हमने, इसमें कोई दो मत है नहीं, कोई झूठ है ही नहीं, ये सच्चाई है। इससे इसमें कौन सा बवाल मचा? बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, एक मिनट आसिफ भाई, एक मिनट। इस निर्णय को करने के लिए निश्चित तौर पर हमें अपने केंद्रीय नेताओं से चर्चा करनी पड़ी। केंद्रीय नहीं फर्क देखिए, मुझे ये बताइए, राजनीति में शरद कौल और नारायण त्रिपाठी जी से बात कर रहे थे, ये बातें किसने की थी? नरोत्तम मिश्रा जी से लेकर सारे नेता हमारी पार्टी के पहले दिन से कह रहे थे ये विकलांग सरकार है, दिव्यांग सरकार है, ये गिरेगी गिरेगी गिरेगी, साल भर बाद गिरे, 1.5 साल बाद गिरे। इसकी नियत थी गिरना, क्योंकि बहुमत में थी नहीं सरकार। प्रभात जी 114 उनके पास थे, 109 हमारे पास थे। मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि मैं बराबर मौका दूं, इसीलिए प्रभात जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। विवेक जी आपके पास आ रहा हूं। विवेक जी, चुनौती तो आपने स्वीकार की थी, पहले दिन से गोपाल भार्गव, कैलाश विजयवर्गीय के बयान आ रहे थे, ये सरकार अपने कर्मों से गिर जाएगी, अपने वजन से गिर जाएगी। आपने चुनौती स्वीकार की थी और आपने कहा था कि गिरा के दिखाइए तो जाने। सवाल अब ये नहीं रह गया कि गिरा के दिखाइए और गिरा दी, अब सवाल ये है कि जो कुछ हुआ, जो खुलासे हुए, उसके बाद की रणनीति क्या है उपचुनावों में जाने से पहले? क्योंकि शिवराज के बयान से एक बात और साफ होती है, वो चिंतित तो हैं सांवेर को लेकर और बाकी 21 सीटों को लेकर। वो जानते हैं कि अगर इन सीटों में से जरूरी नंबर नहीं आए तो खेल बिगड़ जाएगा। देखिए, बहुत सिंपल है कि पब्लिक ये जानना चाहती है कि ये पूरा जो दुष्कर्म हुआ, कर्म क्या कहूंगा, दुष्कर्म ही कहूंगा, दुष्कर्म हुआ, ये किस प्रकार से हुआ।
अगर ये डिफेक्शन था तो डिफेक्शन के लिए आपको बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं थी। आप मात्र वहां रह सकते थे, भोपाल में रहते आप, भोपाल में ही आप अपना अनाउंस करते कि हम कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहते हैं, हम त्याग पत्र देना चाहते हैं। आप असेंबली में रहते, असेंबली के बाहर रहते, आपको छुपने की क्या जरूरत थी? ये कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी का इलेक्शन थोड़ी है कि आप यूआर और सीआर को अपने प्लेन में बैठा के कहीं और लेके चले जाओ। जिस प्रकार से प्रजातंत्र की बेइज्जती हुई है, और क्या हम अपने बच्चों को ये प्रजातंत्र दिखाना चाहते हैं जिसमें कि लोगों को, एमएलएस को प्लेन में बैंगलोर ले जा रहे हो, रिसोर्ट में ठहरा रहे हो, उनके पार्टी के लोग उनसे नहीं मिल सकते हैं, टेलीफोन पे उनसे बात नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से हम कह रहे हैं कि उनको वापस भेजिए, आप उनको मना करते हैं कि नहीं, आपको उनको वापस नहीं जाने दिया जाएगा। आप भी जानते हैं कि देश में अदालतों के अलावा एक और अदालत है और वो है जनता की अदालत, और उसमें प्रभात जी की दलील की शुरुआत तो आपने की थी नारायण त्रिपाठी और शरद कोल से, हमने तो उसका जवाब दिया, और उसमें आपकी ये दलील कि आप तो सीनियर एडवोकेट हैं, आपकी ये दलील कि जनता ने सब कुछ देख लिया है, तो अब शायद आप दोनों इस बात पर सहमत होंगे और जनता भी इस बात पर सहमत होगी कि वाकई उपचुनावों के नतीजे सिर्फ नतीजे भर नहीं होंगे, अदालत में इस मुकदमे का फैसला जनता अपने नतीजे के हिसाब से करेगी। बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हुआ मेरे पास। प्रभात जी, विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हरीश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन